दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो उसके बाद ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की कहानी है टूटी हुई सगाई। आज की सुबह का आकाश एकदम साफ था। आज मेरे मन पर भी कोई सिलवट बाकी नहीं थी। मैंने गहरी लंबी सांस ली और कविता जिगरी यार को फ़ोन लगा दिया। प्रीत, क्या हुआ? आज सुबह सुबह कैसे याद किया मुझे? और कल से तुम्हारा फ़ोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा था? कविता लगातार सवाल पर सवाल करती जा रही थी। कविता, तुम आज ऑफिस देर से चली जाना, अभी घर आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैंने कहा। कविता आधे घंटे में मेरे घर आ गई। मेरा सर फटा जा रहा है, जल्दी बताओ यार, बहुत टेंशन हो रही है, बताओ ना क्या बात है। कविता को देखते ही मुझे अचानक से रोना आ गया। लो जी, अब तुम फिर शुरू हो गई। मेरी बहन, पहले मुझे बता तो दो, फिर जी भर के रोना, समझी तुम? बता क्या बात है। कविता ने यह कहते हुए माहौल को हल्का करने की कोशिश की। कविता, मैं आलोकित से शादी नहीं कर सकती, उसके साथ मेरा दम घुटता है, मैंने रोते हुए कहा। 2 महीने बाद तो शादी है तुम्हारी, और ये आज तुम क्या कह रही हो? सब कुछ तो फाइनल हो गया है, यह सब कैसे और क्या हुआ? कोई तो बात होगी जो तुमने इतना बड़ा फैसला लिया है। कविता ने मुझसे अचानक से सवाल किया। यार कविता, वो हर बात में मुझे टोकता रहता है। कभी मेरे ड्रेसिंग सेंस को लेकर मजाक उड़ाता है, कभी मेरे घर वालों को लेकर। शादी में भी तमाम खर्चों का दबाव पापा के ऊपर ही डालता रहता है। हमारे बजट की कोई परवाह नहीं है उसे, बस अपनी पसंद और ब्रांड हम पर थोपता रहता है। पापा भी मेरी खुशी का सोच करके सब कुछ जुटाते जा रहे हैं, और वो किस तरह जुटा रहे हैं यह देखकर कोई भी बेटी कैसे खुश हो सकती है। हर समय फ़ोन करके मुझे मानसिक प्रताड़ना देता रहता है कि इतनी देर बाद मेरा मैसेज क्यों दिखा, अब तक क्या कर रही थी, इतनी देर से मेरा फ़ोन क्यों उठाया तूने, मार्केट से इतनी देर से क्यों लौटी, और आज सुबह तुम्हारा फ़ोन बिज़ी क्यों जा रहा था, किससे बात कर रही थी, इतनी देर तक नेट क्यों ऑफ था, क्या कारण था? मुझसे गुड नाइट कहने के बाद भी तुम इतनी देर तक किससे चैट कर रही थी? मैं लगातार चेक कर रहा था। मुझसे बात करते समय तो तुम्हें बड़ी नींद आ रही थी। तुमने क्या खाया, क्या पहना, एक एक बात की रिपोर्ट देते देते 2 महीनों में मैं थक गई हूँ। मुझे जीवन साथी चाहिए था जो मुझसे प्रेम करता और मेरे लिए भी एक स्पेस रहने देता अपने रिश्ते में। उसके फ़ोन आने से अब मुझे खुशी बिल्कुल नहीं होती, भीतर से डर जाती हूँ मैं, हर समय सॉरी बोलते बोलते। उसे मनाते मनाते मैं अब थक गई हूँ, लग रहा है मैं जैसे किसी पिंजरे में कैद हो गई हूँ। जाने कब से मेरे मन की भीत दरकती जा रही है। इससे पहले कि मैं टूट कर भरभरा कर गिर जाए, मैं इस रिश्ते से समूची बाहर निकल आना चाहती हूँ। हमेशा चुपचाप मिलने के लिए बुलाता रहता है। मेरे घर में ऐसा माहौल बिल्कुल नहीं है कि मैं रोज़ रोज़ उससे मिलने जाऊँ, पर वो पीछे ही पड़ जाता है, और जब मिलने जाती हूँ तो पूरे समय केवल मुझे टोकता ही रहता है। पिछले हफ्ते तो उसने हद ही कर दी। मुझे मिलने के लिए बुलाया और वहाँ उसके 2 दोस्त भी अपनी पत्नियों के साथ आए हुए थे। प्रीत, देख लो मेरे दोस्तों की बीवियों को, तुम्हें इसीलिए आज यहाँ पर बुलाया है कि तुम कुछ सीख सको इनसे। दोस्तों की पत्नियाँ भी काफ़ी शर्मिंदा हो रही थीं। उन्होंने बात संभालने की भरसक कोशिश की, पर उस दिन मेरे आत्मसम्मान को चोट, बहुत गहरी चोट पहुंची थी। एक ही तो जीवन मिला है, उसे भी मैं एक ऐसे आदमी के साथ गुजार दूं जो केवल मुझे 24 घंटे केवल हिकारत से ही देखता रहता है। अभी तो केवल सगाई हुई है कविता, अभी तो हालात हमारे वश में हैं, और फिर मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू का रिज़ल्ट आने वाला है। मुझे पूरी उम्मीद है खुद पर कि मेरा सिलेक्शन इस बार ज़रूर हो जाएगा। अगर नहीं भी हुआ तो मुझे खुद पर भरोसा है कि मैं कुछ न कुछ तो बढ़िया कर ही लूँगी। इतना तो मुझे अपनी पढ़ाई पर बेहद यकीन है। लेकिन अगर आलोकित के साथ रही तो ना ही मैं बचूंगी
और ना ही मेरा वजूद। मैं लगातार बोलती रही और कविता चुपचाप मेरी सारी बातें सुनती रही। प्रीत, मैं तुम्हारे इस फैसले के साथ हूँ। कविता ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए मुझसे वादा किया। कविता, तुम तो मेरी बात समझ रही हो ना, पर पापा और मम्मी मेरी बात बिल्कुल नहीं समझ रहे। उल्टा मुझे ही वे समझा रहे हैं, तमाम उदाहरण देकर। मैंने कहा, चलो अंकल आंटी से बात करते हैं, और हम लोग ड्राइंग रूम में आ गए। अंकल आंटी जी ने वही तर्क दिए जिनकी हमें उम्मीद थी। बेटा कविता, तुम तो हमारे समाज को अच्छी तरह से जानती हो। हमारे समाज में शादी टूटना अच्छी बात नहीं होती, खासकर लड़कियों के लिए। लड़के वालों को कोई भी दोष नहीं देता। सारे आक्षेप केवल लड़की और लड़की के घर वाले ही सुनते रहते हैं। अंकल, यही सोच तो बदलनी है हम लोगों को। अगर प्रीत शादी के बाद दुखी रही तो क्या आप लोग सुख से रह पाएंगे? जब अभी वो प्रीत को इतना तंग करता है तो शादी के बाद उसका क्या हाल करेगा? यह भी तो सोचिए आप अपनी बेटी के लिए। कब तक लड़की होने के त्रास को हम लड़कियां लगातार सहती रहेंगी और लड़के वाले इसका फ़ायदा उठाते रहेंगे। कविता ने समझाते हुए पापा मम्मी से कहा। खैर, हमारे मजबूत तर्क के आगे पापा मम्मी की एक ना चली। उन्होंने हमारे फैसले का समर्थन भी नहीं किया, पर दुखी मन से हमारे फैसले को उन्होंने अपनी हामी ज़रूर दे दी, अपनी स्वीकृति दे दी। रिश्ते का इनकार सुनते ही आलोकित का परिवार तो जैसे आग बबूला हो गया। उन्होंने पापा को खूब खरी खोटी सुनाई और जैसा कि होता है मेरे बारे में भी खूब अनाप शनाप बोला। लगभग 1 महीने बाद उच्चतर सेवा आयोग का रिजल्ट आया। मैंने मम्मी पापा को खुशखबरी देने के बाद कविता को फ़ोन मिलाया। वो अपने ऑफिस में थी। हेलो कविता, हाँ तुझे एक ख़ास बात बतानी थी। मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई हूँ। अब ये खबर सुनते ही कविता खुशी से बुरी तरह उछल पड़ी। जाहिर है एक छोटे शहर की लड़की का सिलेक्शन होने की खबर पूरे के पूरे शहर में एक आग की तरह फैल गई। अखबार में निकल गया कि फ़िरोज़ाबाद की एक लड़की ने माँ बाप का नाम रोशन किया है। उच्चतर सेवा आयोग में उसका चयन हुआ है। आलोकित और उसके परिवार के हाथों से एक कमाऊ बहू का रिश्ता जा चुका था। उन्होंने बहुत जगह से घर पर दबाव डलवाया कि हम उनसे शादी के लिए हामी भर दें। आलोकित ने कई बार मुझसे मिलने की भी कोशिश की, लेकिन मैं अब इस लालची व्यक्ति के फेर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहती थी और मैं अपने निर्णय पर अच्छी तरह से कायम थी। आज इस बात को लगभग 1.5 साल हो गए हैं और मैं आज उसी अपनी दोस्त के घर के रास्ते में हूँ जो मेरे इंतज़ार में फ़ोन पर फ़ोन किए जा रही है। लो जी, क्यों कर रही है कविता जी इंतज़ार? अब ये भी बताना पड़ेगा। आज मेरी सहेली का संगीत है और क्या, और बन्नों की सहेली ना हो तो क्या रौनक आएगी शादी में, इसीलिए आपको लगातार फ़ोन कर रही थी। कविता, मैं आ गई। मेरी ड्रेस देखो सबसे पहले, आज देखना मैं ही दिखूंगी पूरे संगीत में, मैंने चहकते हुए कहा। कविता बोली, जाओ, आज तो नूर मेरे ऊपर ही बरसेगा। मैं बन्नी जो हूँ और हम दोनों एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़े। तुम अब 3 दिन यहाँ से कहीं नहीं हिलोगी, समझी? तुम्हें यहीं पर रहना है, मेरे साथ रहना है तुम्हें। मैंने आंटी से पहले ही कह दिया था, कविता ने मुझसे कहा। तुम ना भी कहती तो भी मैं तुम्हारे पास से बिल्कुल नहीं हिलती। यार, बहुत तेज़ भूख लगी है, कुछ खिलाओगी नहीं क्या? डायरेक्ट ऑफिस से यहीं आई हूँ, मैंने कहा। मम्मी, प्रीत और मेरे लिए लंच यहीं भिजवा दीजिए, कविता ने तेज़ आवाज़ में कहा कि आंटी तक उसकी आवाज़ चली जाए। लंच करने के बाद कविता ने मुझसे कहा, प्रीत एक काम कर दो ना यार, मेरे बालों में लगाने के लिए एक गजरा लाना है, तुम मेरे आरव भैया के साथ ले आओ ना प्लीज़। मैं तो बाहर इस वक्त नहीं जा सकती, प्लीज़ मेरी दोस्त जल्दी ले आओ, ब्यूटिशियन आने ही वाली होगी, पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। मैं कुछ कहती इससे पहले ही उसने आरव भैया को आवाज़ लगा दी और वे झट से कार की चाबी लेकर वहीं पर आ गए।
मैं आगे की सीट की तरफ बढ़ रही थी कि उन्होंने आगे बढ़कर अपनी कार का दरवाज़ा मेरे लिए खोल दिया। मैंने एक नज़र उनके चेहरे पर डाली तो उनके चेहरे पर एक भली सी मुस्कान तैर गई। मैंने बस हेलो किया और चुपचाप से जाके गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में जगजीत सिंह की गज़ल बज रही थी। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। मुझे कविता पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों मुझे एक अजनबी के साथ इस तरह अकेला कार में भेज दिया है। कितना अजीब लग रहा है। जी बस यहीं साइड में लगा लीजिए, मैंने उनसे कहा और मैं गजरा लेने नीचे उतर गई। भैया प्लीज़ गेंदे और गुलाब की लड़ी दे दीजिए मुझे। हाँ 2 मीटर। एक बेला के फूलों की लड़ी भी दे दीजिए। पीछे से आवाज़ की तरफ मुड़ी तो देखा आरव की फूलों की दुकान तक आ चुके थे मेरे पीछे पीछे। 2 मीटर काफ़ी रहेगी? उन्होंने मुझसे पूछा था। जी मुझे क्या पता कि आपको कितनी चाहिए होगी, मुझे भला क्या पता, मैंने तुनकते हुए कहा। भैया जितनी मैडम ने ली है उतनी ही मुझे भी दे दीजिए। इतना कहकर उन्होंने पैसे पूछे और आगे बढ़कर उन्हें पैसे दे दिए। जाने क्या था उस चेहरे में कि मेरा मन उस चेहरे और उनकी सादगी के आकर्षण में लगातार बंधता ही जा रहा था। गाड़ी के शीशे बंद थे तो फूलों की खुशबू पूरी कार में जैसे घुलने सी लगी थी। रास्ते में हम दोनों ने अल्फाजों में तो कोई बात नहीं की, लेकिन हम दोनों के मन चुपके चुपके से थोड़े थोड़े जुड़ने लगे थे। घर पास में ही था। मैं कविता का गजरा लेकर नीचे उतरने लगी तो आरव जी मुझसे बोले, सुनिए। मैं पीछे पलटी। जी ये गजरा आपके लिए है, मना मत कीजिएगा, प्लीज़ ले लीजिए, मन ना हो तो ना पहनिएगा। आरव जी की आवाज़ ऐसे लग रही थी मानो दूर पहाड़ों से पानी का कोई मीठा सोता बहता हुआ मेरी तरफ आ रहा हो, एकदम पवित्र, एकदम उजला। मैंने गजरा ले तो लिया पर फिर खुद से ही अपने मन में जिरह करने लगी कि क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में। मैं आखिर पहली बार मिली थी उनसे और मैंने भला क्यों ले लिया गजरा उनसे। मैंने तो आज तक गजरा लगाया भी नहीं। जाने दो मुझे क्या। प्रीत मेरा लहंगा देखो, ज़्यादा ब्राइट तो नहीं लग रहा है ना? तुझे तो पता है मुझे चटक रंग ज़्यादा पसंद नहीं है। कविता की आवाज़ से मेरा ध्यान टूटा। अरे नहीं, बहुत प्यारा लग रहा है, मैंने उससे कहा। कविता मैं भी जल्दी से चेंज कर लूँ, अपनी ब्यूटिशियन से कहना कि मेरा हेयर स्टाइल भी बना देगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, कविता ने मुझसे कहा। सुषमा मेरी दोस्त का ऐसा हेयर स्टाइल बनाना कि आज कोई फूल अटक जाए उसके जूड़े में और मेरे दोस्त के दिल में भी, मतलब बालों में। मुस्कुराते हुए जब कविता ने मुझसे कहा तो जाने क्यों आरव जी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। मैंने झट अपने ख्यालों को झटक दिया क्योंकि बीते समय की धूप मेरे मन और मेरे दिलो दिमाग पर अब तक पड़ी हुई थी। मैंने लाल रंग का कुर्ता और शरारा पहना था। लाल मुझे बहुत पसंद था, या यूं कहिए मेरा फेवरेट कलर था, और यही वो रंग था जिसको आलोकित ओल्ड फैशन कहते हुए मुझे सबके सामने जलील किया करता था। कानों में बड़े से इयररिंग्स पहन लिए थे मैंने, गले में हल्का सा सेट, हाथों में लाल लाल चूड़ियाँ, और अब बाल भी बना दिए थे सुषमा ब्यूटिशियन ने। दीदी आप एक बार शीशा देखकर चेक कर लो अपना हेयर स्टाइल, उसने मुझसे कहा। तो मैंने शीशा उठाकर उसमें खुद को देख लिया। फिर जाने क्या सोचकर मैंने सुषमा से कहा कि ड्रेसिंग टेबल पर जो गजरा है वो भी मेरे बालों में सेट कर दो। बालों में गजरा लगाकर जैसे ही मैं शीशा देखने को उठी, कविता ने मुझे छेड़ना शुरू कर दिया। ओहो गजरे शजरे, वाह भाई क्या बात है, आज तो कोई बड़े बड़े कत्ल करने वाला है, कत्ल करने पर आमादा है आज लगता है कोई। उसकी इस बात पर मैं बुरी तरह से शर्मा गई। फिर मैंने बात बदलते हुए कहा कि यार चलो ना, अब सामने पार्क में कब से नाच गाने की आवाज़ें आ रही हैं, देख नहीं रही हो हम कितने लेट हो चुके हैं और हम अब तक घर में ही बैठे हैं। घर के सामने ही पार्क में संगीत का कार्यक्रम रखा गया था। पूरा पार्क रोशनियों से पूरा जगमगा रहा था।
मैं जैसे ही कविता को लेकर वहाँ पहुँची, सब लोगों ने कहा कि अब प्रीत डांस करेगी। सबने पकड़कर मुझे वहीं सेंटर पर खींच लिया और गाना बजने लगा। मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, गजरा महका रे महका आधी रात को। अर्णव जी ने पास आकर कहा कि ये गाना लगा दो और मैं बस मुस्कुरा दी। डांस परफॉर्मेंस करके जब मैं वापस आई तो आरव जी की नज़रें लगातार मुझे ही देखे जा रही थी और पूरा का पूरा पंडाल तालियों से गूंज रहा था। पंडाल से लौटकर जब मैं किचन से पानी लेकर कमरे में जा रही थी तो फिर वही रस में घुली हुई आवाज़ सुनाई दी, सुनिए जी। मैंने कहा, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज, ये लाल रंग आप पर बहुत ज़्यादा खिल रहा है। उन्होंने कहा और मैं थैंक यू कहकर आगे बढ़ने लगी। सुनिए, एक और बात करनी थी आपसे। फिर वही आवाज़, जी। मैंने कहा, गजरा भी बहुत अच्छा लग रहा है, बस आप पर। शुक्रिया गजरा लगाने के लिए। रात को मैंने कविता से पूछा कि ये आरव आखिर है कौन। प्रीत, ये मेरे पापा की चचेरी बहन के बेटे हैं, इंजीनियर हैं। भैया के पापा नहीं हैं, बहुत संघर्षों से पढ़ाई की है उन्होंने, स्वभाव से बहुत अच्छे हैं। इन दिनों इनकी पोस्टिंग आगरा में है तो यहाँ पर आते जाते रहते हैं। शादी के लिए पापा ने इनसे छुट्टी लेकर यहीं रहने को कहा था, तभी आए हुए हैं। अभी चीकू तो छोटा है ना, वो इतनी जिम्मेदारी से शादी ब्याह के काम कहाँ कर पाएगा, इसलिए पापा ने उसे वहीं पर रोक दिया है। चीकू कविता का छोटा भाई है जो अभी बीटेक कर रहा है। प्रीत, एक बात कहूँ? हाँ कहो ना, क्या कहना चाहती हो? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। प्रीत, अब बीती बातों पर मिट्टी डालो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। तुम्हारे गुलाबी सपने नीले आकाश में उड़ने के लिए फड़फड़ा रहे हैं, उन्हें पंख फैलाकर उड़ने दो। कब तक पुराने घावों के बारे में सोच सोच कर यूं ही दुखी होती रहोगी? हर पुरुष आलोकित जैसा नहीं होता। मुझे देखो, मैं कितनी खुश हूँ अपने होने वाले पति मनीष के साथ। आरव भैया को तुम बहुत पसंद आ गई हो। मैं उनकी आंखों में तुम्हारे लिए कुछ ख्वाब सजते देख रही हूँ और तुम किस तरह अपने मन की कही हुई आवाज़ को जुटला रही हो, यह भी मुझसे छुपा हुआ नहीं है। कविता ने मुझसे कहा। मैंने जवाब में कुछ कहा नहीं कविता से, लेकिन बस बात को टाल दिया। शादी वाले दिन ज्वेलरी लेकर आनी थी मार्केट से। दोबारा फिर मुझे वहीं उसी कार में आरव जी के साथ अकेले ही जाना पड़ गया। आरव जी और हम दोनों वहीं पर कार में अकेले बैठे थे। पूरे रास्ते हम चुप रहे। हाँ, गाड़ी में फिर इस बार जगजीत सिंह की गज़ल के बोल बजते रहे जो शायद आरव जी ने मेरे लिए ही लगाई थी, या यूं कहिए मुझे संदेश देना चाहते थे। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता ही है ना, परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता ही है। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता ही है। वापसी में आरव जी ने मुझसे कहा, प्रीत जी, कविता से आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था। जब मैंने आपको पहली बार देखा उसी लम्हे आपने मेरे दिल में जगह बना ली थी और अब आप मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हैं, इतनी कि आपके बगैर अपने जीवन का तस्वुर भी नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसे रह पाऊँगा आपके बिना। मुझे आपके जीवन में पिछली हुई घटना का इल्म है और मैं आपको इतना भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आप जैसी भी हैं वैसी ही प्रिय हैं मुझे आप में कोई खोट नहीं दिखती और ना ही कभी दिखेगी। बस आप मुझे अपने जीवन साथी के रूप में पूरे मन के साथ स्वीकार कर लें, फिर देखिएगा कैसे मैं आपके जीवन की स्लेट पर अपने प्यार की नई अमिट इबारत लिख देता हूँ। मैं आपके जवाब की प्रतीक्षा करूँगा। मैंने आरव जी की आंखों में झांकने की कोशिश की और वहाँ मुझे उनमें अपने अक्स के सिवा कुछ भी नहीं दिखा। हम घर लौट आए। उस दौरान हमारे बीच कोई भी संवाद नहीं हुआ। हम बिल्कुल चुप बैठे थे। घर पहुंचकर मैंने कीर्ति को ज्वेलरी पकड़ाई और उसके लहंगे का बैग भी अलमारी से निकालकर उसे थमा दिया। सुषमा कुछ देर में आती ही होगी।
कविता, जाओ जाकर रेडी हो जाओ। तभी किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने आरव जी थे। सुनिए, ये गजरा ले लीजिए। मैं लेकर आने लगी, तभी उन्होंने दोबारा मुझे पुकारा। सुनिए, उनकी इस बार की पुकार में जाने क्या था कि जैसे लगा कि बस ये आवाज़ मेरे कानों में जीवन भर यूं ही घुलती रहे। ये एक गजरा आपके लिए भी लाया हूँ, इसमें मेरे प्यार की सुगंध है। अगर आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार हो तो आप इसे ज़रूर पहन लीजिएगा। मैं आपको देखने के लिए पलकें बिछाए आपका छत पर इंतज़ार करूँगा। अगर आपको मेरा प्यार स्वीकार नहीं है तो मैं दोबारा आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। समझ जाऊँगा कि मेरे प्यार और मुझ में ही कुछ दोष होगा जो आपका दिल जीतने में मैं कामयाब ना रहा। मुझे लगा कि मैं वहीं पर रो पड़ूंगी। मैं गजरा लेकर अंदर कमरे में आ गई। कविता मुझे देखते ही आंखों ही आंखों में मुझसे सवाल करने लगी। मैंने भी आंखों ही आंखों में अपने प्यार का इकरार कर लिया। बारात आने में अभी काफ़ी समय था। सब लोग द्वार चार तिलक आदि की तैयारियों में पूरी तरह से व्यस्त थे। मैं तैयार होकर गजरा पहनकर छत की तरफ चल दी। वहाँ आरव जी बेचैनी से टहल रहे थे, यानी कि मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मेरे बालों में गजरा देखकर वे मुस्करा दिए। कैसी लग रही हूँ मैं? कुछ कहेंगे नहीं? मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा। मेरे कंधों पर दोनों हाथ रखते हुए वे बोले, इतनी खूबसूरत कि जी कर रहा है कि आज ही चांद की सब गवाही में आपको अपना बनाकर अपने घर ले जाऊं। तुम इंतज़ार करना, अगले हफ्ते ही मैं अपनी माँ के साथ तुम्हारे घर ज़रूर आऊँगा और जल्दी विदा कराकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। खुले आकाश की चादर तले हम दोनों एक दूसरे का हाथ थामे एक साथ मुस्कुरा रहे थे। एक अरसे बाद मेरा मन भी अब मुस्कुरा रहा था मेरे संग। तो दोस्तों, अब बताइए कैसी लगी आपको यह कहानी। अब वायदे के अनुसार आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद स्टोरी शेयर और लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। और अब रोज़ की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।